प्यारे बच्चों, आज की वीडियो 10th क्लास के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सोशल साइंस का सैम्पल पेपर हिंदी मीडियम में पढ़ना और समझना चाहते हैं। सत्र 2022-23 में सोशल साइंस का पेपर आपको इसी फॉर्मेट में पूछा जाएगा। ये पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का। ठीक है, तो यार काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए हिंदी मीडियम में सैम्पल पेपर बनाने में। तो यार एक लाइक तो आपका वीडियो को ज़रूर बनता है, तो अभी वीडियो को लाइक कर लो, बाद में भूल जाओगे। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इन फ्यूचर भी सारी अपडेट, मोटिवेशनल वीडियो सारी लगातार आपको मिलती रहेंगी। और ये जो पेपर आपका ABCD 4 सेक्शन में होगा, टोटल 37 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 1 से 20 तक MCQ के प्रश्न होंगे, कुछ केस स्टडी वाले होंगे, कुछ मैप बेस पर होंगे और कुछ लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप के प्रश्न होंगे। तो आपको सामान्य निर्देश जरूर पढ़ना है। हम सीधा बढ़ते हैं आपके लिए प्रश्न नंबर 1, जो कि आपके खंड 1 में है MCQ। 20 प्रश्न MCQ हैं। ध्यान से प्रश्न को समझे। एक ऑप्शन आपका अगर सही हो जाएगा तो पूरा मार्क्स मिल जाएगा, अदरवाइज आपको पूरा ही कट जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। पहला सवाल है, एशियाई और अफ्रीकी देशों के उपनिवेशीकरण में किस बात ने मदद की? निम्नलिखित विकल्पों में से सही को आपको चुनना है। ए ऑप्शन है व्यापार के विस्तार के लिए अंतर सरकारी नीतियाँ, बी है विस्तार के लिए मातृ देशों को सरकारी आमंत्रण, सी है प्रौद्योगिकी निवेश और परिवहन में सुधार, और डी है इन क्षेत्रों के पूंजीपति औपनिवेशिक शक्तियों के साथ व्यापार करना चाहते हैं। तो आप एक नज़र वीडियो में ज़रूर डालिए, प्रश्न में डालिए और ऑप्शन देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपको सही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी, यानी कि प्रौद्योगिकी निवेश और परिवहन में सुधार। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था? बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा जो समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है, वो शुरू किया था? तो पहला ऑप्शन आपके लिए हिंदू, दूसरा है केसरी, तीसरा है सुधारा की और चौथा है प्रताप। तो 4 ऑप्शन है, एक बार देखो प्रश्नों को, ऑप्शन को समझो। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि केसरी। राइट, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। थोड़ा सा देखो, ज़रूर समझो। और अगर आपको आंसर में कोई डाउट है तो कमेंट आप ज़रूर कर लें। और यस, आपको वीडियो कैसे लगी वो भी आप ज़रूर बताते रहे, टोटल आंसर अपना मेंट करते रहें। नीचे दिए गए चित्र को देखें, तो ये चित्र है आपका। निम्नलिखित विकल्पों से पेंटिंग के चित्रकार का नाम पहचानिए। किसने ये चित्र बनाया है? देखो यहाँ पर ऑप्शन है आपके लिए, यस 4 ऑप्शन है। पहला है अविंद्रनाथ, दूसरा है रविंद्रनाथ, पहला रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है राजा रवि वर्मा और चौथा है सामंत दास गुप्ता। थोड़ा सा प्रश्न को समझे और उसके बाद करेक्ट आंसर कोई आपको टिक करना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी है राजा रवि वर्मा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको दृष्टिबाधित, तीसरा जो है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। और आपको दृष्टिबाधित यानी कि निम्नलिखित में से कौन गीता गोविंद पुस्तक के रचयिता है? तुलसीदास, सूरदास, जयदेव या रैदास? तो प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका यस सी, जयदेव। तो जयदेव है गीता गोविंद के रचयिता। उसके बाद अगला प्रश्न है, हालांकि ये उन बच्चों के लिए है जो दृष्टिहीन है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रश्न दृष्टिहीन बच्चों के लिए हैं वो सिर्फ दृष्टिहीन बच्चे ही करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, सीरियल वाइज। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है, प्रिंट संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए परिस्थितियाँ पैदा की, दूसरा है मार्टिन लूथर के लेखन ने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, तीसरा है शुरुआत की, तीसरा है मेनोचियो ने बाइबल, और चौथा है संदेश की पुनर्व्याख्या की। इस तरह से 4 ऑप्शन है और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है यस, इसका ऑप्शन है डी, यानी कि 4
सेकेंड, थर्ड और वन, इस तरह से आपका ये आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से फसल की पहचान कीजिए। यहाँ पर कुछ जानकारी आपको दे रखी है और इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको पूरा प्रश्न सही से दिखाई दे। यह एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। इन चारों में से ये गेहूं है, मक्का है, चावल और गन्ना है। इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो भोजन भी होता है, चारा भी जिससे बनता है? यह फसल, यह एक खरीफ फसल है जिसके लिए 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान की आवश्यकता होती है। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से उगता है। आधुनिक औजारों के उपयोग ने इस फसल के उत्पादन को बढ़ाने में योगदान दिया है। गेहूं, मक्का, चावल या गन्ना? तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? थोड़ा सा आप इस प्रश्न को देखें, समझें, और इसका करेक्ट आंसर है मक्का, बी। तो मक्का जो है वो आपका चारा भी बनता है और फसल भी है, यानी कि इंसान भी खाते हैं इसे। अगला प्रश्न है आपके लिए छठा, यस, वनों का निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही नहीं है? ये ध्यान रखना कि नहीं पूछा है। आरक्षित वन, आधे से अधिक वनों का आरक्षण, संरक्षित वन, वनों की संरक्षण, आरक्षण। नंबर सी है अवर्गीकृत वन, यानी कि सरकार के तहत वन का आरक्षण। और चौथा है निजी व्यक्ति लकड़ी के उत्पादन के लिए स्थायी वन, आरक्षित और अवर्गीकृत। तो इसका करेक्ट आंसर छठे का, तो छठा एक बार पढ़ो आप, और इसका आंसर है डी, यानी कि स्थायी वन सबसे लास्ट में है। स्थायी वन, आरक्षित और अवर्गीकृत। ठीक है। अगला देखो, लकड़ी के लिए जो उत्पादन किए जाते हैं अवर्गीकृत। और अगला सातवां है सुमेलित करेंगे आप। यहाँ पर जो है आपको कॉलम दिए हुए हैं। यस, आपको जैसे मैच होता है ना, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, ऐसे, तो आपको मैच करना है। ये साधन है, ये उदाहरण है। आप देखो ABCD, और एक बार इन्हें ध्यान से पढ़ लो, तब तक वीडियो को लाइक कर लो। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है, थोड़ा सा ऑप्शन में आपको इधर उधर मिल रहा होगा। ये 3 ऑप्शन लग रहे हैं, लेकिन ये 3 नहीं है। पहला है ए यहाँ तक है, उसके बाद B ये है, फिर यहाँ से C है, और फिर यहाँ से D है। तो आप ध्यान से थोड़ा सा ऑप्शन को देखें। यस, और इसका सही आंसर है, तो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है आपका, यानी कि A फर्स्ट है, B 4 है, C थर्ड है एंड D सेकेंड है। अगला सवाल थोड़ा सा बड़ा मोटा हो गया इसका फॉन्ट, और इसे थोड़ा सा करते हैं और जूम आउट, ताकि आपको पूरा प्रश्न यहाँ पर समझ में, देखने में आ जाए। यहाँ पे आप देखो, तो सवाल है बेल्जियम में सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत की पहचान करिए। ध्यान रखना, आपको गलत आपको पहचानना है। और यहाँ पर ऑप्शन आप देखो, ए है, B, C और D। 8वीं का क्या आंसर हो सकता है? तो इसका आंसर है C, यानी कि यह C आंसर है। राज्य सरकार को केंद्र सरकार के अधीनस्थ होना। ठीक है, तो ये देखो आपका ये ऑप्शन, आपका C ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद चलते हैं 9वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्र और राज्य के विधान के अंतर्गत आता है? शिक्षा है, वन है, बैंकिंग या व्यापार है? तो केंद्र और राज्य विधान के अंतर्गत दोनों आते हैं। प्रश्न नंबर 9, और इसका आंसर है भाई शिक्षा। सिंपल सी बात है, ए ऑप्शन है, शिक्षा केंद्र और राज्य दोनों में आते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर नारीवाद आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नारीवाद, तो नारीवाद देखो यहाँ पर A, B, C और D 4 ऑप्शन है, एक बार पढ़े इन्हें। और 10वीं का करेक्ट आंसर रहेगा आपके लिए C, यानी कि रेडिकल महिला आंदोलन का उद्देश्य व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी समानता लाना था। ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद 11वां सवाल पे बढ़ते हैं, और 11वां सवाल फिर से आपको सुमेलित करना है।
सुमेलित करना है आपको और सही मेल आपको पहचान करनी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। सही कौन सा है? प्रश्न नंबर 11 में देखो तो इसका सही आंसर है यस ए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, यानी कि आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है और इस पे आपको टिक कर देना है। 12वां सवाल देखो, कथन और अभिकथन और कारण दिए हुए, ध्यान से पढ़ो। ये अभिकथन है, लोकतंत्र एक जवाबदेह, उत्तरदायी और वैध सरकार है। कारण है, लोकतंत्र में नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं और निर्णय लेना मानदंडों और प्रतिक्रिया पर आधारित है। 4 ऑप्शन देखो यहाँ पर और चारों ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर रहेगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या करता है, दोनों स्टेटमेंट सही है। उसके बाद देखो यहाँ पर 13वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म श्रीलंका के लोगों द्वारा अपने संरक्षित और पोषित किया गया था? संविधान को अपने में पोषित और संरक्षित किया था। प्रश्न नंबर 13 है, ए ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या इस्लाम धर्म? तो इसका करेक्ट आंसर है बौद्ध धर्म, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, आंकड़े दिए हैं यहाँ पर और आंकड़ों को ध्यान से पढ़ करके ज्ञात कीजिए कि किस राज्य में के बच्चों ने अधिकतम प्राथमिकता शिक्षा प्राप्त करी। तो किस राज्य में बच्चों ने ज़्यादा पढ़ा है? और यहाँ पर देखो भैया, पढ़ने के मामले में तो केरल ही सबसे आगे रहता है, लेकिन फिर भी एक बार आप इसे ज़रूर पढ़ें और इसका करेक्ट आंसर है केरल। भाई सिंपल सी बात है, पढ़ाई लिखाई के मामले में केरल ही आपका सही आंसर होता है। अगला देखो यहाँ पर, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है सर्वेक्षण में हरियाणा है, बिहार है, हरियाणा और केरल दोनों, या केरल, तो सिर्फ इसका आंसर है केरल, डी ऑप्शन। अगला देखो यहाँ पर 15वां सवाल है, यहाँ पर फिर से आंकड़े दे रखे हैं और इन आंकड़ों की मदद से आपको सही विकल्प का चयन करना है। ग्रामीण आबादी के लिए साक्षरता दर, ये वाला सही है, या 10 से 14 वर्ष के ग्रामीणों के लिए साक्षरता दर, ये सही है। तो आप ये देखो कि तीनों में से सही कौन है। और उसके बाद यहाँ पे देखो कितने प्रतिशत लड़कियाँ स्कूल नहीं जा रही है। ठीक है, आपको सवाल ये देखना है कि कितने प्रतिशत लड़कियाँ स्कूल नहीं जा रही है। प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर है डी, यानी कि 18%। ठीक है, तो 18% जो है बच्चे लड़कियाँ स्कूल नहीं जा पा रही हैं। और अगला सवाल आपके लिए, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का पता लगाना है, यानी कि इसमें 3 सही हैं लेकिन कोई एक गलत है, तो उसे एक गलत को आपको पहचान करनी है, कौन सा इसमें विषम है। और 16 का आंसर है डी, यानी कि भारतीय रेलवे, जेट एयरवेज, दूरदर्शन और मेट्रो। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद देखो 17वां सवाल है, रिक्त स्थान आपको भरने हैं और यहाँ पर इन्होंने आपको खाली भी कर रखा, लेकिन रिक्त स्थान आपको भरना है। क्षेत्र देर का इस्तेमाल किया गया मानदंड है प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक, संगठित और असंगठित, आर्थिक, और यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन मार्क दिया है। तो क्वेश्चन मार्क में आपको भरना है इन चारों में से रोजगार गतिविधियों की प्रकृति, सामाजिक गतिविधियों की प्रकृति, उत्पादन गतिविधियों की प्रकृति या राजनीतिक गतिविधियों की प्रकृति। प्रश्न नंबर 17 एक बार फिर से ध्यान से देख लें और 17 में करेक्ट आंसर है ए का, यानी कि रोजगार और गतिविधियों की प्रकृति करेक्ट आंसर आपका रहेगा। अगला है 18वां सवाल, नीचे दिए गई जानकारी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। रोहन ने 12% ब्याज की दर पर घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। उसे नए घर के कागजात और वेतन रिकॉर्ड बैंक में जमा करने होंगे। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये ब्याज दर है, संपार्श्विक है, मूलधन है या किस्तें हैं? तो कौन सा आंसर आपका ऑप्शन करेक्ट है? इसका आंसर है संपार्श्विक, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद 19वें पे चलते हैं और 19वां
आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मुक्त व्यापार और देशों के बीच में आपसी व्यापार का काम करने की अनुमति देती है? 4 ऑप्शन आपके पास है। 19 में ये विश्व व्यापार संगठन है, IMF है, UPU है या FAO है। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपका क्या रहेगा? तो ये है आपका ए ऑप्शन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन, और पहला वाला ये आपका करेक्ट हो गया है। और MCQ फॉर्मेट की लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैश्वीकरण के बारे में वैश्वीकरण के बारे में सही कथनों की पहचान आपको करनी है। अब आप देखो यहाँ पर स्टेटमेंट है, इसे पढ़ेंगे और ये आपके 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा वो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। और यस, कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं 20 में से आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, ताकि ये लगे कि हाँ आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो और कितनी और आपको ज़रूरत है। ईमानदारी से बताना। और इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं इसके खंड बी की तरफ, जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न है और यहाँ पर आपको इनमें एक्सप्लेन करना होगा। किन्हीं 2 कारकों का विश्लेषण कीजिए जो 1929 के दौरान अमेरिकी में महामंदी के लिए उत्तरदायी थे। तो उनके 2 कारक बताने, 2 कारण बताने 1929 के दौरान। और 21वां सवाल है भाई, यस। और 2 कारक जो है वो आपके कौन कौन से थे? कृषि अति उत्पादन एक समस्या बनी रही और कृषि कीमतों में गिरावट से इसे और भी बदतर बना दिया गया। दूसरा, जैसे ही कीमतों में गिरावट आई और कृषि आय में गिरावट आ गई, ठीक है, किसानों ने उत्पादन का विस्तार करने और बाज़ार में बड़ी मात्रा में उपज लाने की कोशिश की, लेकिन इससे कीमतों में गिरावट आई। और अगला सवाल है भाई, उन प्रावधानों का उल्लेख कीजिए जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। तो भैया कौन से प्रावधान हैं जिनके कारण हमें भारत को धर्मनिरपेक्ष देश मानते हैं, बनाते हैं? तो इसका आंसर आपको थोड़ा सा समझना है। पहला कि भारतीय राज्य के लिए कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि भाई इसी धर्म के लोग रहेंगे, सभी धर्मों के लोग ओपनली रह सकते हैं, किसी के लिए कोई नियम नहीं है। हमारा संविधान विशेष धर्म की स्थिति को ऐसा नहीं कि बढ़ावा देता है, भाई किसी धर्म को ज़्यादा वैल्यू दे दी, किसी को कम दे दी। समानता यहाँ पर सभी धर्मों के साथ है। और दूसरा है कि संविधान सभी व्यक्तियों और समुदायों को मानने, अभ्यास करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। सभी धर्मों को रहने, उसके साथ रहने, उसकी मतलब सारी जो रीति रिवाज परंपरा इनको मानने की छूट देता है। और एक और समझ लो भाई, संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। तो संविधान कहीं भी अगर धर्म के रिलेटेड लड़ाई झगड़े हो रहे हो तो संविधान उसे और भी रोकता है। 23वां है, भारत में ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के कोई 2 उपाय बताओ। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण 23 में, यस, इसका है भाई ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाना। भाई जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ाना है। दूसरा है कि हमें अपने सीमित ऊर्जा संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। सतर्क दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए, भाई एक्टिव होने चाहिए, सही गलत का हमें पता होना चाहिए। व्यक्तिगत वाहनों के बजाय हम सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उपयोग में ना होने पर बिजली को हम बंद कर दें, बिजली बचाने वाले उपकरण का प्रयोग करें, जैसे CFL हो गया, LED वगैरह हो गया। तो इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं और ऊर्जा संरक्षण, संसाधन के संरक्षण को बचा सकते हैं। इसी तरह से सौर ऊर्जा के उपयोग में सुधार के 2 उपाय बताइए। तो सौर ऊर्जा का उपयोग हम कैसे अच्छे से कर सकते हैं? तो ये आपको यहाँ पर भाई सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि सौर पैनल की लागत को कम करना, कुशल सौर पैनल पर मॉडल का उपयोग करना, अक्षय जो नष्ट ना हो ऐसी ऊर्जा के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना, आसान स्थापना प्रक्रिया, उच्च बहुत सारे मतलब इसके ऑप्शन है, आंसर है, तो आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखो आप, यहाँ भी या अथवा पे है, सॉरी एक ही प्रश्न है भाई, ग्रामीण क्षेत्र में सरकार किन तरीकों से रोज़गार बढ़ा सकती है? तो गांव इलाकों में क्या करेगी सरकार जिनसे कि रोज़गार बढ़े?
हालांकि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठी है ग्रामीणों के लिए। लेकिन इसका आंसर कुछ मैं आपको हिंट्स दे दूं। बड़ी परियोजनाओं को शुरू करके नए बांध और नहरों का निर्माण किया जा सकता है ताकि इनमें लोगों की ज़रूरत पड़े और काफ़ी सारे लोग उसमें काम में लग जाएं। किसी क्षेत्र में तृतीयक सुविधाओं की शुरुआत करके तीसरा अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों और सेवाओं की पहचान, प्रचार और पता लगाने के लिए ऐसे उद्योग स्थापित करना भी, मतलब वहाँ पर इस तरह से हम कर सकते, व्यवस्था बना सकते हैं। संभव है कि सब्जियां और कृषि उत्पादन जैसे आलू, शक्कर, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर खेती कर सकते हैं। तो जो रोज़गार है ग्रामीण क्षेत्र में, सरकार उस पर काम कर सकती है। और अब हम बढ़ते हैं इसके सी खंड की तरफ, लघु उत्तरीय, जो कि 5 प्रश्न होंगे, 3-3 नंबर के होंगे। और पहला सवाल है भाई, प्रथम विश्व युद्ध से भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति कैसे पैदा हो गई? तो प्रथम भारत विश्व युद्ध हुआ, वर्ल्ड वॉर था, तो उसका जो भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति कैसे उस पर असर पड़ा, थोड़ा सा यहाँ पर समझे और किस तरह से आपको करना है। थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, मैं आपको हिंट्स दे सकता हूँ। युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। भाई लड़ाई होगी तो राजनीतिक और आर्थिक स्थिति खराब होगी। इनसे रक्षा व्यय में भारी वृद्धि होगी, जिसे युद्ध ऋण और बढ़ते करों द्वारा वित्त पोषित किया गया। सीमा शुल्क बढ़ाया जा सकता है, आयकर पेश किया जा सकता है, इनकम टैक्स वगैरह इसको बढ़ाया जा सकता है। युद्ध के वर्षों के दौरान कीमतों में वृद्धि हुई है और गाँव को सैनिकों की आपूर्ति के लिए बुलाया गया था और ग्रामीण क्षेत्रों में जबरन भर्ती के कारण व्यापक आक्रोश फैल गया था। ठीक है, इस तरह से आप और भी इसमें लिख सकते हैं। एक अनुमानित आपको बता दिया, या तो भारतीय व्यापार और उद्योगपतियों ने स्वयं को सविनय अवज्ञा आंदोलन से कैसे जोड़ा। जो भारतीय व्यापारी थे और उद्योगपति थे वो तो फ्री थे, लेकिन वो स्वयं को उन्होंने जो है इससे जोड़ दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो कैसे जुड़ा, आपको वो रीजन लॉजिक बताने हैं। अगला 26वां है, भारत में रेलवे नेटवर्क के वितरण पैटर्न को प्रभावित करने वाले 2 कारकों की जांच करने हैं। और मैं आंसर इसके बाद एक साथ आपको आंसर बताऊंगा। थोड़ा सा पहले सवालों को डिस्कस कर लेते हैं। बहुराष्ट्रीय निगम यानी कि MNC किस प्रकार अन्य कंपनियों से भिन्न है, इसको आपको समझाना है एक उदाहरण के साथ समझाना है। अगला है, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार के बीच अंतर होना चाहिए। अगला है, तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से भिन्न हो। उपयुक्त तर्कों के साथ कथन की पुष्टि आपको करनी है। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं 26 से 29 तक के आपके प्रश्न के आंसर दिखाते हैं। तो भैया ये है मार्किंग स्कीम के आंसर, और यहाँ से आप अपने आंसर को मैच कर लें, टैली कर लें कि जो सवाल आप समझ रहे हो, जो आंसर आपने लिख पाया हो, तो वो किस तरह से होना चाहिए था। तो यहाँ पर आप इसे पूरा पढ़ लें, थोड़ा सा वीडियो रोक करके, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। और अगला जो है आपके लिए है, ये तो काफ़ी लंबा है, देखो ये इसी का पार्ट है और आप इसे ध्यान से देखिए, समझे। अगला है बहुराष्ट्रीय, 27वां आंसर है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आंसर है, यानी कि जो मार्किंग स्कीम आती है उससे वो लिया गया है। और यहाँ पर आप इसे पढ़ लेंगे पूरा, क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा है। वीडियो को रोक लें, प्रश्न के आंसर को पढ़ लें और अपना टैली करते हुए आगे जाएं। अगला सवाल है 28, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार के बीच में अंतर कैसे करेंगे। तो ये अंतर यहाँ पर इन्होंने बताया है, 5-6 पॉइंट दे रखे हैं, आप इन्हें एक बार इन्हें समझें। और उसके बाद लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार के बीच में अंतर आपको करना है। अगला देखो भाई, तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से भिन्न है, उपयुक्त तर्कों से कथन की पुष्टि कीजिए, ये सवाल था। तो आपको यहाँ पर देखो, तृतीय क्षेत्र बुनियादी सेवा क्षेत्र है, जबकि प्राथमिक और माध्यमिक ऐसे क्षेत्र हैं जो माल का उत्पादन वगैरह करते हैं। इसमें कुछ 2, 3, 4 इन्होंने पॉइंट रखे हुए हैं, 5, 6, 7 पॉइंट रखे, तो आप उन्हें देख लें और उनसे अपने आंसर को मैच कर लें। अगला आपके पास खंड है डी, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। यहाँ पर 5-5 नंबर के सवाल आपके पास होंगे। और यहाँ पर हिंट्स के तौर पर हम देखते हैं
और आंसर में एक साथ आपको बताऊंगा। पहले आप प्रश्न देख लो। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा शुरू किए गए विभिन्न उपायों और प्रथाओं पर प्रकाश डालिए। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना को आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करना है। या तो आप नीचे वाला कर ले, जर्मनी के निर्माण में ओटो वान बिस्मार्क की भूमिका पर प्रकाश डालिए। और अगला सवाल है 31, पश्चिम बंगाल में अधिकांश जूट मिलों के स्थान के कारणों की जांच करें कि जो पश्चिम बंगाल में जूट मिलता है ना, वो कहाँ पर मिलता है, कैसे मिलता है, उसकी पहचान जांच करें। या तो आप अगला कर लो, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के बहुआयामी पहलुओं की जांच करें। 32 है, भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन करेंगे आप। जो भी राजनीतिक पार्टी वगैरह है उनकी क्या भूमिका है। और या तो आप इससे करें, लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों की आवश्यकता या उपयोगिता का वर्णन करेंगे। या तो आप इस वाले को कर लो या इस वाले को कर लो। अगला सवाल है, ग्रामीण समाज में स्वयं सहायता समूह की भूमिका। एक स्वयं सहायता समूह ग्रामीण अंचल में चलता है, तो इसकी आपको भूमिका बतानी है, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है। और अगला सवाल आपके लिए, या तो आप इसको कर लेंगे कि भाई भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक के महत्व की व्याख्या करेंगे। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे मतलब रिजर्व बैंक उसे भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकता है। 33, तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 3-4 प्रश्नों के आंसर को देखते हैं। तो ये आंसर है और मार्किंग स्कीम के साथ एक बार मैच कर ले अपने आंसर को। 30 है, काफ़ी लंबा चौड़ा आंसर है, ये सिर्फ हिंट्स मात्र है। बाकी आप अपना आंसर जो भी आपने लिखा हुआ है या आप समझ रहे हैं वो सही होगा। या तो आप ये वाला कर लें, जर्मनी के निर्माण में ओटो वान बिस्मार्क की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। और ये लंबा चौड़ा आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपके लिए, पश्चिम बंगाल में अधिकांश जूट मिलों के स्थान के कारणों की जांच करें। तो 31 और 31 के बाद आप देखो एक बार प्रश्न के आंसर को एक बार ध्यान से पढ़ लें और समझ लें। उसके बाद अगला है आपके लिए इसमें या भी है, या तो ऊपर वाला कर लें या नीचे वाला, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के बहुआयामी पहलुओं की जांच करें। किस तरह से सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो पहलू हैं इसके, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये आंसर इसका यहाँ पर आंसर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, लंबा चौड़ा आंसर आप ज़रूर एक बार समझ लीजिए। 32वां सवाल है, भाई भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। जो भारत में राजनीतिक दल है ना, उनकी भूमिका आपको बतानी है। तो ये पहला है भाई, पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, पार्टियां विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को सामने रखती हैं और मतदाता उनमें से किसी को चुनते हैं। जैसे भाई अपनी अपनी तारीफ़ करेंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर वो सरकार पहले भी थी तो सरकार बताएगी कि मैंने आपके लिए ये सब इतना सारा काम किया है। तो यहाँ पर इन पार्टियों का यही काम होता है। देश के लिए कानून बनाने में पार्टियां निर्णायक भूमिका निभाती है। तो देश में जो कानून क्या बनेगा, तो ये पार्टियां निर्धारित करती हैं। या तो आप नीचे वाला कर लें, ठीक है। तो या ऊपर वाला कर दिया, लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों की आवश्यकता या उपयोगिता का वर्णन करेंगे आप। पहला है, निर्वाचित प्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र के सभी जवाबदेह होंगे कि वे इलाके में क्या करते हैं। और इस तरह से आप काफ़ी सारे पॉइंट यहाँ पर पढ़ें, इन्हें समझें और तभी आप इसमें आंसर को लिखेंगे। क्योंकि जब अच्छी तरह से आप सेटिस्फाई हो जाए तो ही आंसर आप अगला लिखो। ग्रामीण समाज में स्वयं सहायता समूह की बात कर रहे थे हम, तो इसकी क्या भूमिका है, ठीक है। पहला देखो, इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं को छोटे स्वयं सहायता समूह से संगठित करना। पैसे उसमें डालेंगे और उसमें ब्याज वगैरह लगता है। काफ़ी मतलब स्वयं सहायता समूह एक योजना है सरकार की, जिसके तहत काफ़ी सारे लोग बेनिफिट उठाते हैं। और ये सारे आंसर उसके हैं यस। या तो या वाला भर लें, या तो आप ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला कर लो। नीचे वाला क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था में रिजर्व बैंक की क्या भूमिका है।
यह बैंक के औपचारिक स्रोतों के कामकाज का पर्यवेक्षण करता है। बैंक उन्हें प्राप्त जमा राशि में से न्यूनतम नकद शेष धनराशि बनाए रखते हैं। और इस तरह से आप यहाँ पर इसके 5-6 पॉइंट पढ़ लें और जो आपको अच्छा लगता हो, याद हो गया, उसे आप अपने आंसर शीट में करेंगे। और अब आपके पास आ चुके हैं खंड ई केस स्टडी वाले प्रश्न होंगे। और यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान आपको देना है, क्योंकि यस, ये देखो एक बार, ये पैसेज टाइप का, नीचे के स्रोत को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और इसे ध्यान से पढ़े। पूरे स्क्रीन पे मैंने आपके लिए लगा दिया है, वीडियो को रोक लें और एक बार इस पैसेज को पढ़ें। उसके बाद पैसेज से रिलेटेड आपके पास प्रश्न होंगे 34A, 34B, 34C, 1 2 3। उस प्रमुख कारक का विश्लेषण करें जिसके कारण लंदन नौकरी चाहने वालों के लिए एक आकर्षण बन गया है। दूसरा, ओल्ड कैंट गैस वर्क्स द्वारा थिलथॉर्न की नियुक्ति के कारणों का विश्लेषण करें। और इस तरह से आपको देखना है कि सवाल आपके कितने लंबे छोटे होंगे, क्योंकि ये एक ही नंबर के होंगे। 35वां सवाल भी सेम आपको ये वाला पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया, प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे इस तरह से आ जाएंगे और इनको आपको एक्सप्लेन करना है। लाइक पहला है, सरदार सरोवर बांध किस उद्देश्य से बनाया गया था। दूसरा, जनजातीय लोगों के विरोध के कारणों का विश्लेषण कीजिए। उन मुद्दों पर प्रकाश डालिए जिन पर नर्मदा बचाओ आंदोलन ने काम किया था। तो मुद्दे, वो सारे मुद्दे बताने जो नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए जिनमें जो इन्वॉल्व थे। अब अगला सवाल है 36वां। ये भी सेम जो है आपका पैसेज है और पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। और एक बार मैं इस पूरे पैसेज को आपकी स्क्रीन पर सेट कर देता हूँ। यस, स्क्रीन पे आपके है और इसे आप ध्यान से पढ़ें, वीडियो को रोक करके पढ़ें, नहीं तो आप अपना। यस, अगला जो है इसका प्रश्न है, पहला है, सत्ता का बंटवारा लोकतंत्र का एक अनिवार्य घटक है। साबित करने के लिए दो एक एग्जाम्पल देना आपको कि भाई सत्ता का बंटवारा है, उसमें लोकतांत्रिक का एक अनिवार्य घटक है लोकतंत्र। दूसरा, गठबंधन सत्ता के बंटवारे का एक एग्जाम्पल कैसे बना रहा है। जो गठबंधन है उसका आपको एक एग्जाम्पल देना है। अगला, राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलन सत्ता में बैठे लोगों को नियंत्रित करने या प्रभावित करने में कैसे मदद करते हैं। तो जो राजनीतिक दल हैं वो दबाव समूह और आंदोलन सत्ता में बैठे लोगों का को नियंत्रित करने के लिए प्रभावित कैसे, मतलब राजनीतिक दल है, दूसरा दबाव समूह है यानी कि अपोजिट पार्टी है, आंदोलन जो सत्ता में बैठे लोगों को नियंत्रित करते हैं। जैसे भाई आंदोलन कर लिया, दबाव बना लिया, तो सत्ताधारी जो पार्टी होती है उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। और अगला है आपके लिए मानचित्र, मैप बेस आपके पास प्रश्न होगा 37। भारत में दिए गए रूपरेखा मानचित्र पर दो स्थानों ए और बी को चिन्हित किया गया है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, मैप में भरना है। और एक बार मैप आपको दिखा देता हूँ, ये ठीक है, एक बार पूरा मैप आप देख लें। और जो आपके लास्ट प्रश्न है वो आपको इसमें फिल करना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है, हीराकुंड दामो, तारापुर परमाणु बिजली घर, सी है नोएडा सॉफ्टवेयर। अगला टेक्नोलॉजी पार्क, कोची पार्क। ठीक है, अब निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित के लिए, यस ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है और आपको इस पर ध्यान नहीं देना, बाकी आप पढ़ लीजिए। उस स्थान का नाम बताइए जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था। तो आपको इस जगह का नाम बताना है। और इसी तरीके से आपके पास काफ़ी सारे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें जो है अब 6 टॉपिक है और अब आपको यहाँ पर इन्हें इसमें भरना है। और एक बार इसके आंसर पर भी ध्यान दीजिए, ये आपके आंसर हो गए हैं 36 के। उसके बाद आपको रहेगा
सॉरी खंड ई में अब ये मानचित्र आ गया है। तो मानचित्र में आप कैसे भरेंगे, यहाँ पे आप देखोगे और ये रहा आपका मानचित्र। ठीक है, तो जो भी आपको पेपर में पूछा गया है वो यहाँ पर मानचित्र में हमने भर दिया है। और यहाँ पे देखो ये आंसर शीट थी, तो आप एक बार इसे देख लें, समझ लें। आई होप आपको पूरा पेपर समझ आ गया होगा। बाकी और आप बताइए कि इसके बाद आपको कौन सी वीडियो चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए हिंदी मीडियम में। आपके लिए हिंदी का पेपर डाल दिया है, साथ में साइंस का पेपर डाल दिया हिंदी में। तो मुझे कमेंट आप ज़रूर कर लें कि अगली वीडियो आपके लिए कौन सी लेकर के आऊँगा। और यस, बाकी जो भी आपको वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी डालते हुए ही। और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। बाकी कोई डाउट हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ एक प्यारा सा कमेंट भी आप ज़रूर करें वीडियो में, ताकि थोड़ा सा मुझे लगे कि यस आपके लिए हम काम कर रहे हैं। तो आप उसे लाइक कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है। तो चलिए अगली अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।